Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Today we will resume the theme. We will start a new theme, and its name is the Industrial Revolution, औद्योगिक क्रांति, between 17th century to 2000. Topic first. Define first industrial revolution. फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या था, इसको डिफाइन करिए. वेरी शॉर्ट. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन 1760s एंड 1850s इज कॉल्ड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. यानी ब्रिटेन में जो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जो चेंज आए इंडस्ट्रीज में और इकोनॉमी में, वहाँ की अर्थव्यवस्था में 1760s और 1850s के बीच में, इसको फर्स्ट इंडस्ट्रियल, प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा गया. टॉपिक 2. हु यूज द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट टाइम. पहली बार दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को किसने यूज़ किया. द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज यूज्ड बाय यूरोपियन स्कॉलर्स जॉर्ज मिशेलेट इन फ्रांस में इसको यूज़ किया था जॉर्ज मिशेलेट ने. एंड फ्रेडरिक एंगल्स इन जर्मनी में इसको यूज़ किया, यानी जर्मन लैंग्वेज में यूज़ किया फ्रेडरिक एंगल्स ने. एंड इट वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश, और इंग्लिश में भाषा में इसको यूज़ किया था फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट अर्नोल्ड टोनबी. फिलोसफर मीन्स दार्शनिक और इकोनॉमिस्ट अर्नोल्ड टोनबी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. टॉपिक 3. राइट ए नोट ऑन अर्नोल्ड टोनबी 1852 to 1883 AD. शॉर्ट क्वेश्चन. टू डिस्क्राइब द चेंज दैट अकर्ड in British industrial development between 1760 and 1820s. जो भी 1670 से 1820 के बीच में ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुआ था और जो भी चेंज आए थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए. दीज डेट्स कोइंसाइडेड विद दोज ऑफ रेन ऑफ जॉर्ज थर्ड. उस समय ब्रिटेन पर जॉर्ज थर्ड का शासन था. जॉर्ज थर्ड वाज द एम्परर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम, ऑन विच टोनबी वाज गिविंग. इस पर टोनबी ने गिविंग किया था ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स, यानी एक लेक्चर्स की सीरीज, भाषण श्रृंखला एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर दी थी टोनबी ने. हर लेक्चर्स वर पब्लिश्ड इन 1884 आफ्टर हिज अनटाइमली डेथ. और उसकी डेथ के बाद ये जितने भी लेक्चर थे जो उसने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर दिए थे वो सब पब्लिश हुए उनकी मौत के बाद. उनकी एक्चुअली 1884 में जो है वो अनटाइमली डेथ हो गई थी, ऐसा में मृत्यु हो गई थी. ए बुक कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स, और उस पर ये बुक पब्लिश हुई थी. टॉपिक 4. हु एग्रीड विद टोनबी आइडियाज एंड वाई. टोनबी के आइडियाज से कौन एग्री किया, किसने सहमत हुआ और क्यों. आफ्टर लेटर हिस्टोरियंस T.S. एस्टॉन, पॉल मॉन्टेक्स एंड इरिक होब्सवाम ब्रॉडली एग्रीड विद टोनबी. ये तीनों जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, टोनबी से एग्री किया उन्होंने, उनके विचारों से वो सहमत थे. देयर वाज ए रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम 1780 to 1820 इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज, इन कोल माइनिंग, इन द बिल्डिंग्स ऑफ रोड्स एंड कैनाल्स एंड द फॉरेन ट्रेड. क्योंकि इसी बीच में 1780 से 20s के बीच में कॉटन और आयरन इंडस्ट्री में, कोल माइनिंग और बिल्डिंग रोड्स में, यानी सड़क बनाने में भी, कैनाल्स नहरें बनाने में भी बहुत अधिक रिमार्केबल माने उल्लेखनीय शानदार इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि हुई थी.
एस्टन 1889 to 1968 celebrated the Industrial Revolution when the England was swept by a wave of gadget। और एस्टन जो कि एक सेलिब्रेटेड उन्होंने सेलिब्रेट किया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को, कि उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में इस समय आधुनिक यंत्रों की बाढ़ आ रही है, यानी गैजेट्स माने या वेव या एक हवा चल रही है कि नए से नए गैजेट्स या कि यंत्र लगातार इन्वेंट हो रहे हैं। टॉपिक 5 वाई ब्रिटेन। क्वेश्चन 5 विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट टाइम, मेंशन द रीजन्स बिहाइंड इट। किस देश ने सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण को एक्सपीरियंस किया, उसका अनुभव किया, और इसके क्या कारण थे। ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड। सबसे पहले दुनिया में अगर कहीं आधुनिक औद्योगिकरण हुआ तो वो देश था इंग्लैंड या ब्रिटेन। एंड रीजन्स बिहाइंड इट, ए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता, सिंगल करेंसी एंड लार्ज मार्केट, ये इसके कारण थे। टॉपिक 6 डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन हुई, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हुई, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करिए। इन द 18th century इंग्लैंड हैड बीन थ्रू ए मेजर इकोनॉमिक चेंज लेटर डिस्क्राइब्ड एज एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। 18th century में इंग्लैंड एक नई उसमें इकोनॉमिक चेंज हुए और उसको माना गया एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, कृषि क्रांति। दिस वाज द प्रोसेस बाय विच बिगर लैंड लॉर्ड्स हैड बोट अप स्मॉल फार्म्स नियर देयर ऑन प्रॉपर्टी एंड एनक्लोज द विलेज कॉमन लैंड्स। इसमें ये प्रक्रिया ये थी कि जो बड़े लैंड लॉर्ड से जमींदार थे वे अपने आसपास के जितने भी स्मॉल फार्म्स होते थे, छोटे खेत या फील्ड होते थे, उनको खरीद लेते थे। और इस प्रकार उन्होंने जो विलेज कॉमन लैंड्स थे, जो एक ऐसी ज़मीन होती थी कि कोई भी यूज़ कर सकता था और वहाँ जाकर अपने एनिमल्स को ग्रेज करा सकता था, वो सब भी उन्होंने बोट कर ली, खरीद ली और इस प्रकार वहाँ एनक्लोज्ड यानी उसको बाड़ाबंदी कर दी। दिस क्रिएटिंग वेरी लार्ज एस्टेट एंड इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि एक बहुत बड़ा उनके पास लार्ज स्टेट एग्रीकल्चर फार्म बहुत बड़ा हो गया जिस पर कि वो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करने लगे। दिस फोर्स्ड लैंडलेस फार्मर्स एंड दोज हु हैड लिव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स ऑन कॉमन लैंड्स टू सर्च फॉर जॉब्स एल्सवेयर, मोस्ट ऑफ देम वेंट टू नियर बाई सिटीज। और इसका ये इससे जो जितने भी लैंडलेस फार्मर्स थे, भूमिहीन किसान थे, और या वो व्यक्ति की जो कि कॉमन लैंड पर अपने एनिमल्स को ग्रेज करते थे, उनको ये उनकी लाइवलीहुड, उनकी जीविका चली गई और उनको फिर जॉब के लिए एल्सवेयर अन्यत्र कहीं जाना पड़ा और अधिकांश उसमें आसपास के सिटीज़ में गए। टॉपिक 7 टाउन ट्रेड्स एंड फाइनेंस। मेंशन द रीजन बिहाइंड ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ लंदन। लंदन का ग्लोबल सिग्निफिकेंस मीन्स जो विश्व में उसका महत्व क्यों बढ़ रहा था दुनिया में। लंदन हैड आल्सो एक्वायर्ड ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसका लगातार विश्व में उसमें लगातार उसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा था। बाय 18th century the center of global trade had shifted from Mediterranean ports of Italy and France to Atlantic ports of Holland and Britain। यानी 18th century में एक चेंज ये आया कि जो उस समय ग्लोबल ट्रेड था, जो विश्व व्यापार था, वो शिफ्ट हो गया मेडिटेरियन पोर्ट से इटली और फ्रांस के, उनकी जगह अब ये एटलांटिक पोर्ट्स जो हॉलैंड और ब्रिटेन के थे वहाँ उसमें शिफ्ट हो गया। स्टिल लेटर लंदन रिप्लेस्ड एम्स्टर्डम एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन्स फॉर ट्रेड। और बाद में लंदन ने जो एम्स्टर्डम जो कैपिटल थी हॉलैंड की,
उसको भी रिप्लेस कर दिया। और अब ये एक प्रिंसिपल माने प्रमुख या मेन सोर्स हो गया लोन्स यानी ऋण उधार देने का और ट्रेड और व्यापार का। लंदन आल्सो बिकेम द सेंटर फॉर ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क, और ये साथ में ही जो सेंटर बना, केंद्र बना, एक ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क होता था इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में, उसका भी ये सेंटर केंद्र बन गया। द कंपनीज ट्रेडिंग इन अमेरिका एंड एशिया आल्सो हैड देयर ऑफिसेज इन लंदन, और जो कंपनी व्यापार करती थी अमेरिका में या एशिया में, उनका भी जो ऑफिस या कार्यालय लंदन में कार्यालय उन्होंने बनाया। इन इंग्लैंड द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स बिटवीन मार्केट्स वाज हेल्प्ड ए गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स, और इस प्रकार एंड इंटेंडेड कोस्टलाइन विद शेल्टर्ड वेज, इस प्रकार इंग्लैंड में मूवमेंट करने के लिए गुड्स को लगातार वहाँ रिवर्स का नेटवर्क उसको यूज़ किया जाने लगा, वाटर वेज, और साथ में ही जो शेल्टर्ड वेज थी, जो जो कि बेज या खाड़ियाँ थीं जहाँ की जो वाटर शिप आकर रुकते थे, उनको भी डेवलप्ड किया जाने लगा। व्हेन डिड बैंक ऑफ नेक्स्ट टॉपिक व्हेन डिड बैंक ऑफ इंग्लैंड सेटअप, बैंक ऑफ इंग्लैंड कब स्थापित हुआ? द सेंटर ऑफ द कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम वाज द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड इट वाज फाउंडेड इन 1694। इंग्लैंड में पूरे देश में जो फाइनेंशियल सिस्टम का जो सेंटर था, केंद्र था, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड था, और इसका फाउंडेशन ईयर था 1694। राइट ए नोट ऑन द बैंक सिस्टम इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बैंक सिस्टम पर एक टिप्पणी लिखिए, नोट लिखिए। बाई 1784 देयर वर मोर देन 100 प्रोविंशियल बैंक्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में 100 से भी ज़्यादा, प्रोविंशियल मीन्स प्रांतीय यानी स्टेट लेवल बैंक्स हो गए थे, एस्टेब्लिश हो गए थे। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 ईयर्स देयर नंबर्स ट्रेबल्ड, और इनकी अगले 10 ईयर्स में इनकी नंबर जो है 28 तिगुनी हो गई थी। बाय द 1820s देयर वर मोर देन 600 बैंक्स इन द प्रोविंसेस, और 1826 तक 20 तक 600 बैंक हो गए थे प्रोविंसेस स्टेट्स में, एंड ओवर 100 बैंक्स इन लंदन एलोन, और लंदन में तो केवल अकेले लंदन में 100 बैंक्स थे। द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बिग इंडस्ट्रियल एंट्रीज वर मेट, यानी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बिग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए जितनी भी मीटिंग होती थी या उनके लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती थी, वो सब लंदन पूरी करता था बाय दीज बैंक्स, इन बैंक के थ्रू। यानी ये बैंक जो भी नई कंपनी, फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स शुरू होता था, उसके लिए जो फाइनेंशियल नीड्स होती थी, रिसोर्स होते थे, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड प्रोवाइड कराते थे। स्टूडेंट्स, टॉपिक 10 मेंशन द मेन फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मेन फैक्टर क्या थे? एंड दैट ओकर्ड इन ब्रिटेन फ्रॉम 1780s टू 1850s के बीच में, जो वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके मेन फैक्टर क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओल्ड फैक्टर्स, मैनी पुअर पीपल फ्रॉम विलेज अवेलेबल टू वर्क इन टाउन, जो गाँवों के गरीब व्यक्ति थे, जो लैंडलेस लेबरर थे या फार्मर्स थे या जो पेस्टोलिस्ट थे, वे आसानी से टाउन में जाते थे और उनको वर्क के लिए वो अवेलेबल होते थे। बैंक्स विच कुड लोन मनी टू सेटअप देयर लार्ज इंडस्ट्रीज, और बैंक भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन देने के लिए हमेशा तैयार होते थे। बड़ी या छोटी जो भी फैक्ट्री लगाएगा उसके लिए बैंक हमेशा तैयार थे कि वे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। एंड ए गुड ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटवर्क, और इंग्लैंड में एक यानी बाद में रेलवे का और रोड्स का और वाटरवेज, तीनों ही नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। न्यू फैक्टर्स, ए रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट इंक्रीज्ड प्रोडक्शन लेवल ड्रामेटिकली, लगातार
टेक्नोलॉजिकल चेंज आने लगे, इन्वेंशंस होने लगे, नई नई मशीनें बनने लगी और इस प्रकार प्रोडक्शन लेवल अचानक ही ड्रामेटिकली नाटकीय रूप से काफ़ी बढ़ गया। एंड ए न्यू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, और एक नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रेलवे के कंस्ट्रक्शन के द्वारा भी तैयार हो गया, यानी रेलवे का एज ए न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंट्रोडक्शन हुआ। ए न्यू इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशन आने लगे, लेड टू इट बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री इमीडिएटली, तो इनका यूज़ इंडस्ट्रियों में, इंडस्ट्री लेवल पर भी किया जाने लगा। एंड नोट्स, स्टूडेंट्स राइट दीज क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। थैंक यू वेरी मच।